So dear students, welcome to class of chemistry. आज ऑफिशियली हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट एग्जैक्टली लास्ट लेक्चर में हो गया था। आज वैसे तो मैं नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला था, चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री, पर फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, तो फटाफट से उसका एक बार क्विक रिवीजन लगा देते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट सेशन से हम लोग सरफेस केमिस्ट्री देखेंगे। तो आज का सेशन सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है, इसकी कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, सो नो नीड टू राइट नोट्स फॉर दिस टुडेस लेक्चर। फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्विक रिवीजन ऑफ चैप्टर 4। चैप्टर 4 पे मैं आपको फास्टेस्ट रिवीजन करवाऊंगा कि बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में आप पूरा चैप्टर को एक बार अच्छे से देख लें। ओके, हमने शुरू किया था केमिकल काइनेटिक्स। तो अब बच्चों ये केमिकल काइनेटिक्स क्या है, तो ये था इंडस्ट्रियल चैप्टर, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का चैप्टर, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ बच्चों प्रोडक्ट पे फोकस करते थे। याद आ रहा है सारी चीजें? बहुत बढ़िया। एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन देखा था, A to B से C to D बन रहा था। ओके, तो इसके केस में रेट कैसे लिखोगे? तो इसके केस में रेट लिखने के लिए हमने बताया था रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A वो कैसे लिखा जाता था? माइनस dA/dt से। उसके बाद इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B, उसे कैसे लिखा जाता था? माइनस dB/dt इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C, मतलब के प्लस डेल्टा C/ΔT। यहाँ पे D की जगह डेल्टा रखना। ओके, हमने शुरुआत में D नहीं यूज किया, शुरुआत में डेल्टा मतलब के एवरेज रेट यूज किया हुआ है। ओके, तो ये था जब स्टोइकियोमेट्री सेम हो। उसके बाद एक रिएक्शन देखा था N2 + 3H2 gives 2NH3 याद है? इसके केस में रेट कैसे लिखते थे? इसके केस में रेट लिखा जाता था रेट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा N2/ΔT इज इक्वल टू माइनस 1/3, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसे डिनोमिनेटर में लिखना था, माइनस 1/3 डेल्टा ऑफ H2 डिवाइड बाय डेल्टा ऑफ T इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस प्लस 1/2 डेल्टा ऑफ NH3 डिवाइड बाय डेल्टा ऑफ T। ओके, तो ये हो गया हेबर प्रोसेस के लिए रेट लिखने का तरीका। अब जैसे ही रेट वाली चीज खत्म हुई थी, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हुआ था रेट लॉ। तो मैंने बताया था कि रेट लॉ डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। क्लियर? मान लीजिए रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन A, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन B, यहाँ पे पावर x, यहाँ पे पावर y होता है। ओके, यहाँ पे x + y को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू n, विच इज नोन एज ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोला जाता था। एंड x को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A बोला जाता था। उसी हिसाब से y को बोला जाता था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू B। समझ में आ गया? तो ये था रेट लॉ। इसके बाद हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आप जाके देखो, लेक्चर्स बहुत अच्छे से सॉल्व करवाए थे। एक एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे लिखा हो 1, यहाँ पे लिखा हो 2, तो इसका यहाँ पे आएगा K, यहाँ पे आएगा K इज अ रेट कांस्टेंट, या फिर इसे आप वेलोसिटी कांस्टेंट भी बता सकते हो। इसी रेट इसका ऑर्डर की तरह बनेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बनेगा इसका 3, 1 + 2 उस हिसाब से। एंड A के रिस्पेक्ट में इसका ऑर्डर कितना आएगा? तो A के रिस्पेक्ट में इसका ऑर्डर आएगा बच्चों 1, B के रिस्पेक्ट में इसका ऑर्डर आएगा 2। तो ये छोटी छोटी चीजें बच्चों, इसको आपको ध्यान में रखना है एंड देखना है कि कैसे सॉल्व करना है। ओके, इसके बाद वाला जो टॉपिक हमने सॉल्व किया था वो था बच्चों मॉलिक्यूलरिटी। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है? मॉलिक्यूलरिटी कभी भी 3 से ज्यादा नहीं होता।
cannot be more than 3, वो 3 से ज्यादा कभी भी नहीं होता मॉलिक्यूलरिटी का वैल्यू, ओके। एंड अगर 3 से ज्यादा हो जाए तो वो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहलाती है, बाकी की रिएक्शन एलिमेंट्री या फिर प्राइमरी रिएक्शन कहलाती है, ओके। मॉलिक्यूलरिटी थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया जाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन थ्योरेटिकली कैलकुलेट नहीं किया जाता, ओके। ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी बच्चों पढ़ चुके हैं। एंड दूसरी बात यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, अगर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होती तो आरडीएस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वो होता सबसे स्लो वाला स्टेप। जो सबसे स्लो स्टेप होता बच्चों वही होता हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। गया ना दिमाग में अच्छे से? बहुत अच्छे। तो ये छोटी छोटी चीजें हमने देखी। इसके बाद हमने लिखा था, मान लीजिए कि रेट इज इक्वल टू के लिया, ए का पावर 0 लिया, इस टाइप के रिएक्शन को बोला जाता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बहुत सारी एंजाइम कैटालिस्ट वाली जो रिएक्शन होती है बच्चों वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, ओके। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने रेट को डिराइव किया था कि रेट इज इक्वल टू यहाँ पे के आया, ओके। तो उसके बाद हमने यहाँ पे माइनस dt लिखा, उसके बाद यहाँ पे के आया, dt को सामने लेके गए थे, याद आ रहा है। उसके बाद इंटीग्रेशन किया तो हमने यहाँ पे r माइनस आर नोट डिवाइड बाय t ऐसा कुछ निकाला था, इसका वैल्यू के आ रहा था, ओके। इसी हिसाब से हमने इसका हाफ लाइफ टाइम कैलकुलेट किया था, जो आ रहा था हाफ लाइफ टाइम लेना हो आपको तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आर नोट माइनस आर, मतलब कि यहाँ पे हम आर नोट लिखेंगे, आर नोट डिवाइड बाय 2k इज इक्वल टू के जाएगा बच्चों। तो बहुत इजी वाला t1 हाफ जाएगा। इस हिसाब से आप इसका हाफ लाइफ टाइम कैलकुलेट कर पाए, ओके। इसके बाद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था, तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन k इज इक्वल टू होता है 2.303 डिवाइड बाय t log बेस 10 r1 बाय r2 लिया था, ओके। एंड इसके लिए t1 हाफ जो हमने कैलकुलेट किया बच्चों वो आ रहा था नियर टू 0.693 बाय k, ओके। तो जो जीरो ऑर्डर के लिए t1 हाफ था ना वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, एंड जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए t1 हाफ है वो कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी। फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल और रेडियो एक्टिव डीके वाली जो प्रोसीजर होती है वो होती है बच्चों फर्स्ट ऑर्डर वाली रिएक्शंस। तो इसके बारे में हमने देखा, एंड इसके बाद इसके बेसिस पर से तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस थे। एंड इसके बाद सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर किसे बोला जाता है? एस्टर हाइड्रोलिसिस ले लीजिए, जहां पे पानी बहुत ज्यादा होने की वजह से उसका कॉन्सेंट्रेशन हमने कांस्टेंट ले लिया, तो रिएक्शन का जो रेट था वो डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ एस्टर के कॉन्सेंट्रेशन पे। इसी वजह से उसे बोला जाता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एंड उसके बाद जो प्रेशर वाला क्वेश्चन था वो भी बहुत अच्छा था, जहां पे k = 2.303 by t लिखते थे log base 10 pi डिवाइड बाय 2 pi माइनस tt। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने लेक्चर में बनाए हुए आपको दिया है वो सॉल्व करने के लिए, एंड आई एम श्योर आपने अच्छे से सॉल्व भी किया होगा। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेशंस देयर वाज वन वेरी इंपॉर्टेंट सेशन व्हिच वाज अ 4 ग्राफ एक्सरसाइज, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, रिवर्सिबल, नॉन रिवर्सिबल, कुल मिला के 4 ग्राफ थे। उसमें था क्या? तो हमने लिया था एनर्जी प्रोग्रेस, रिएक्शन प्रोग्रेस, हमने लिया था बच्चों यहाँ पे रिएक्शन प्रोग्रेस, एंड यहाँ पे हमने लिया था बच्चों एनर्जी एंड रिएक्शन प्रोग्रेस लिया हुआ था। बीच में एक ऐसा हमने एक बैरियर बनाया जिसे बोला थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर। इतना एनर्जी रिएक्टेंट के पास था, इतना एनर्जी दिया, इतना एनर्जी हमने एक्टिवेशन एनर्जी बोला, ओके। यहां से वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, इस एनर्जी को हमने एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट बताया, ओके। एंड इस एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट आया। तो एक्टिवेशन एनर्जी के बेसिस पर से आर्हेनियस का एक इक्वेशन भी निकल के आया था, k = a e⁻ pa by RT1, ओके। इसके बेसिस पर से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं जहां पे a को आर्हेनियस कांस्टेंट बताया जाता है, ओके।
अब इसके बाद कैटालिस्ट का इफेक्ट, कैटालिस्ट करता है तो कैटालिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी रिड्यूस होगा तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तुरंत फॉर्म हो जाएगा, क्लियर। तो आपका प्रोडक्ट इंस्टेंटली फटाफट से आपका प्रोडक्ट आना शुरू हो जाएगा। तो इसके बारे में हमने पूरा कंसेप्ट देखा, अच्छे से सॉल्व किया वो सारी चीजें, ओके। एंड लास्ट में हमने कोलिजन वाला थियरी देखा था कि हर कोई मॉलिक्यूल के जिसके पास काइनेटिक एनर्जी होता है वो प्रोडक्ट में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं हो पाता, उसके लिए उसका प्रॉपर तरीके से कोलाइड होना बहुत जरूरी है, ओके। एंड वो प्रॉपर तरीके से कोलाइड तभी होगा जब ओरिएंटेशन प्रॉपर होगा। एंड ओरिएंटेशन के तौर पे हमने 2 एग्जांपल लिया था। अगर न्यूक्लियोफाइल सामने से आता तो उसे न्यूक्लियोफिलिक रिपल्जन होता, इसी वजह से वो पीछे से अटैक लगाता था एंड अच्छे से प्रोडक्ट फॉर्म होता था। एंड इसके बाद हमने इसके बेसिस पर से न्यूमेरिक सॉल्व किए। बच्चों चैप्टर नंबर 4 बहुत इजी वाला चैप्टर था, उसके सारे न्यूमेरिक्स बहुत इजी है। एक बार सारे न्यूमेरिक खुद से सॉल्व करो, एक्सरसाइज, एग्जांपल, इंटेक्स सब मिला के, एंड एनसीईआरटी एग्जाम करके एमसीक्यू भी एक बार सॉल्व करो, ओके। एंड आई एम श्योर आपने पूरा चैप्टर फटाफट से रिवीजन लगा लिया, इसका कोई नोट्स नहीं बनाना। कल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, टेक अ स्क्रीनशॉट, एक बार स्क्रीनशॉट लेके रखना ताकि आपको पूरा चैप्टर एक ही बोर्ड में मिल जाए, ओके। थैंक यू।